हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। नाम स्टार्टिंग क्वेश्चन 10। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है या कोई वीडियोस आपकी मिस हो गई है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर मिल जाएगा विद द नेम ऑफ MSOE 002 और आपको सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 4 दिसंबर 2024 एग्जाम उसमें मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो और आपकी एग्जाम की तैयारी में कैसी भी प्रॉब्लम या इशू ना आए। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 10, हमें बात करने की व्हाट आर सेटलमेंट सोसाइटीज और कैसे इसका रिलेशनशिप विद सिविलाइजेशन थ्योरी ऑफ इंडियन डायस्पोरा के साथ मेंटेन्ड है या क्या रिलेशन है। राइट तो इस क्वेश्चन में हमें वो बात करनी है। जब हम स्टार्ट करते कोई भी आंसर तो हमें इंट्रोडक्शन देना होता है पहले, और इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो बताओगे, तो सेटलमेंट सोसाइटीज़ की आप डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। नाउ जब भी हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो किसी भी होस्ट कंट्री में जब वो न्यू मूव होती है तो वहाँ पे जब परमानेंटली सेटल हो जाती है तो उनको सेटलमेंट सोसाइटीज़ बोलते हैं। राइट, ये परमानेंटली सेटल्ड जो सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, दैट आर नोन एज सेटलमेंट सोसाइटीज़। अब ये जो भी सोसाइटी है ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जितनी भी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ है वो इंटीग्रेट कर रही हैं, अडेप्ट कर रही है और कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को होस्ट कल्चर में ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। राइट, तो मतलब कि जब ये परमानेंटली सेटल हो रही हैं तो इनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है और कैसे उस प्लेस के साथ इंटीग्रेट होके उस प्लेस में परमानेंटली सेटल हो जाती हैं, ये हम इस आंसर में अब जानेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लॉन्ग टर्म और परमानेंट माइग्रेशन है, एसिमिलेशन मतलब कि अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करके रखती हैं, साथ में दूसरे भी कल्चर को, जिस कल्चर में वो मूव हुई हैं, न्यू प्लेस में जो मूव हुई हैं वहाँ के कल्चर को भी अपने साथ लेके चलती हैं, एज वेल एज मल्टी कल्चरलिज्म मतलब कि अपना कल्चर भी वो फॉलो करना और एक न्यू कल्चर भी फॉलो करना, तो मल्टी कल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है सेटलमेंट सोसाइटी। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है कल्चर्स का, मतलब कि काफ़ी सारे कल्चर एक साथ इंटीग्रेट होते हुए दिखते हैं विद इन द सेटलमेंट सोसाइटीज़। ना जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो फैसिलिटेट कर रहा है और हिंडर कर रहा है इस इंटीग्रेशन को, चाहे वो सिटीजनशिप पॉलिसीज हो या कल्चरल एक्सेप्टेंस हो, तो ये दोनों तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हेल्प भी कर सकता है और प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से क्रिएट हो सकती हैं। देन इकोनॉमिक और सोशल जब हम रोल्स देखते हैं किसी भी इमिग्रेंट ग्रुप के तो हम देखते हैं कि कैसे वो उस होस्ट सोसाइटी के अंदर इमिग्रेशन को शेप करता है, तो ये सब फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं जितनी भी ट्रेडिशनल सेटलमेंट देखने को मिली है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी सोसाइटीज़ के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटलमेंट सोसाइटीज़ हो जाती है, मतलब कि वो परमानेंटली सेटल होते हुए दिखी हैं। ये सारे नेशंस की जो हिस्टोरिकल लेगेसीज हमें देखेंगे तो हम देखते हैं कि इनकी जो इमिग्रेशन है वो पॉलिसीज़ है वो फेवरेबल होती हैं किसी भी माइग्रेशन कम्युनिटी के लिए या माइग्रेटेड कम्युनिटी के लिए, जो कि उनको हेल्प करता है, ईज करता है उस कंट्री के अंदर परमानेंटली सेटल होने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन थ्योरी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, तो हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है कि क्या इन्फ्लुएंस रहा है किसी भी एक डायस्पोरा का सिविलाइजेशन हेरिटेज को मेंटेन करने में, चाहे वो उसका हिस्ट्री हो, कल्चर हो या फिर स्पिरिचुअल फाउंडेशंस हो। राइट, तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी सेटलमेंट सोसाइटीज़ की आइडेंटिटी के लिए और कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की तो हम देखते हैं कि जो रोल है इंडियंस का सिविलाइजेशन का, चाहे वो इथोस हो या फिर कैसे वो उनके प्लूरलिज्म की जो वैल्यूज़ हैं उसमें रूटेड है, स्पिरिचुअलिटी में, अडेप्टेबिलिटी में, उन डायस्पोरिक आइडेंटिटीज़ को कैसे शेप कर रहा है, तो सिविलाइजेशन थ्योरी इन सब के ऊपर बात करती है। अब क्या रिलेशन है सेटलमेंट सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशन थ्योरी का, उसकी अगर हम बात करेंगे तो अडेप्टेशन और प्रिजर्वेशन। जब हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है अपने इंडियन डायस्पोरा, अपनी कम्युनिटी का, उसको भी वो प्रिजर्व करते हैं, एज वेल एज जहाँ पे वो जिस न्यू कल्चर में वो गए हैं उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो जितनी भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पे हो या फिर वो अपना फेस्टिवल मनाना हो या फिर अपने रिलीजन की
जितनी भी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना। वहीं पे जब हम सिविलाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इंडियन डायस्पोरा अपनी होस्ट सोसाइटी के साथ, जिस सोसाइटी में वो मूव हुए हैं वहाँ पे उसके साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, जहाँ पे वो अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी ओरिजिन कंट्री की आइडेंटिटी है, उसको वो लूज नहीं कर रहे हैं। और एक बैलेंस देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो न्यू एरिया में जाके उस एरिया के कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं और अपना भी कल्चर प्रिजर्व करके रख रहे हैं, राइट। तो ये जो रिलेशन है ये हमें देखने को मिल जाता है विद इन द सेटलमेंट सोसाइटीज एंड द सिविलाइजेशन थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम यूएस में देखते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स कैसे अपने कल्चरल इवेंट को फॉलो करते हैं, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, एज वेल एज जो वहाँ की जो कोई भी मेन स्ट्रीम सोसाइटल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो हेलोवीन है, चाहे वो क्रिसमस है, उसको भी वो अच्छे से मनाते हैं, राइट। तो ये जो हाइब्रिड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिलता है, जहाँ पे दो दो आइडेंटिटीज देखने को मिल रही है। एक तो उनकी ओरिजिन कंट्री की जो इंडिया के हैं, एज वेल एज जिस कंट्री में वो मूव हो गए हैं वहाँ के भी आइडेंटिटी को, वहाँ के भी वो कल्चर को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस में लेके आते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा प्लूरलिज्म इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़। जब हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की तो हम देखते हैं कि उसने प्लूरलिज्म को अपनाया है, जहाँ पे वो अलाइन करते हैं मल्टीकल्चरल पॉलिसीज़ के साथ इन सेटलमेंट सोसाइटी, जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब जब हम प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा अदर कम्युनिटीज़ के साथ कैसे एंगेज हो रहा है, जहाँ पे वो अपना भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रख रहा है, राइट। तो अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करके रखना ही रखना, एज वेल एज जो डिफरेंट कल्चर में वो जाके बसे हैं वहाँ के भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना, ये हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब हम कनाडा में देखते हैं मल्टीकल्चरल पॉलिसीज, तो वहाँ पे जो सेलिब्रेशन है कल्चरल डाइवर्सिटी की वो देखने को मिलती है, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे वो इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं पब्लिक स्पेसेस में। तो ये देखने को हमें मिलता है। एज वेल एज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड सिविलाइजेशन इथोस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ है वो सिविलाइजेशन वैल्यूज़ को अपनाती है, चाहे वो डिलीजेंस हो या फिर बिजनेस हो या एजुकेशन के तौर पे हो, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन सेटलमेंट सोसाइटीज़ की। ये जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है ये रिस्पेक्ट करती है और एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है इंडियन डायस्पोरा का, जिसकी वजह से एक ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिलती है विद इन दीज कम्युनिटीज़ इन अ डिफरेंट नेशन या फिर इन द होस्ट कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं यूके में, यूएस में, तो हम देख रहे हैं कि उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए रिकग्नाइज किया जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ केयर में हो या फिर बिजनेस सेक्टर में हो, जहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज इन डायस्पोरा का, इन इंडियंस का विद इन द यूएस एंड यूके एक पॉजिटिव इमेज बनती हुई दिखती है, राइट, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। नाउ फोर्थ हमारा आ जाता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। जब हम देख रहे हैं कि जितने भी सेटलमेंट सोसाइटीज़ है वो अपने इंडियन कल्चर को, अपने इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि उनके इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखता है, चाहे वो योगा प्रैक्टिस हो, मेडिटेशन हो या फिर इंडियन फिलोसफिकल टीचिंग्स को फॉलो करना हो, जो कि एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस इनके टूवर्ड्स देखने को मिली है, एज वेल एज इन सब कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है विद इन द सेटलमेंट सोसाइटीज़। फॉर एग्जाम्पल जब हम योगा की बात कर रहे हैं तो वो अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इंडियन सिविलाइजेशन का, और वो वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट सेटलमेंट सोसाइटीज़, जिससे एक डायस्पोरा का रोल है कल्चरल एम्बेसडर, अब जो इंडियन डायस्पोरा है वो योगा के लिए बन गया है। फिफ्थ हमारा आ जाता है ट्रांसनेशनलिज्म एंड ग्लोबल सिविलाइजेशनल एक्सचेंज। इंडियन डायस्पोरा एक ब्रिज की तरह तौर पे काम कर रहा है इंडिया के बीच में और सेटलमेंट सोसाइटीज़ के बीच में, जहाँ पे एक ट्रांसनेशनल कल्चर देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं। अगर आपने ट्रांसनेशनलिज्म अगर आपको
पता करना है कि क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। तो ये जितने जो भी एक्सचेंज है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो सिविलाइजेशनल थ्योरी है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायस्पोरा के रोल्स को जानने में, उनको स्प्रेड करने में और इंडियन वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को सस्टेन करने में ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल्स के तौर पे रेमिटेंसेस सेंड करना हो गया या फिर कल्चरल एक्सपोर्ट्स हो गया, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, ये सब इंडियन कुजीन, इंडियन फूड, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये सब इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं सेटलमेंट सोसाइटीज़ का, और ये डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस शोकेस करते हैं विद इन द सेटलमेंट सोसाइटीज़। नाउ चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं सेटलमेंट सोसाइटीज़ में। एक तो सेटलमेंट सोसाइटीज़ कई बार टेंशन क्रिएट कर देती हैं, चाहे तो वो कल्चर के रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप हो या फिर रेसिज्म हो, जो कि डायस्पोरा का इंटीग्रेशन अपनी जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ और जिस कंट्री में वो मूव हो गए हैं उसके साथ एक चैलेंज या फिर एक टेंशन उन दोनों कल्चर्स के बीच में देखने को मिलती है। वहीं पे सिविलाइजेशन थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो भी इंडियन डायस्पोरा है वो इन चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करके एक अडेप्टेबिलिटी लेके आता है अपने इंडियन कल्चर के टुवर्ड्स, मतलब कि वो अडेप्ट हो रहे होते हैं विद इन इंडियन कल्चर के साथ। एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि कैसे इंडियन डायस्पोरा के साथ एक डिजाइनोफोबिया आ गया था यूके में, मतलब कि उनको एक्सक्लूड कर दिया था, उनके साथ कोई भी मिलना जुलना नहीं हो रहा था, फिर भी इंडियन डायस्पोरा ने अपना कल्चर मेंटेन करके रखा, अपनी जो सॉलिडारिटी है वो उन्होंने नहीं छोड़ी, एकजुटता उनके अंदर रही, और वो इस जीनियोफोबिया के थ्रू भी, मतलब कि उनको अगर एलियनेट कर दिया, उनको सोसाइटी से अलग कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना कल्चर प्रैक्टिसेस छोड़ दिए या फिर अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज होना छोड़ दिया। उन्होंने फिर भी वो चीज़ कंटिन्यू रखी और उनका पॉलिटिकल और सोशल प्रोसेसेस और प्रोग्रेस इन फ्यूचर देखने को मिली। नाउ जब हम सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के थ्रू देखते हैं तो हम देखते हैं कि डायस्पोरा एक कल्चरल मीडिएटर है, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इंडियन सिविलाइजेशनल इथू और कल्चरल फ्रेमवर्क के बीच में एक ब्रिज का काम करता है सेटलमेंट सोसाइटीज़ के अंदर। ये जो प्रोसेस है ये बोथ होस्ट कल्चर और जो उनका ओरिजिन कल्चर है उन दोनों के लिए एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, और डायस्पोरा को वो एक अलग आइडेंटिटी, डुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल हाइब्रिडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी सेटलमेंट सोसाइटीज़ हैं वो ऐसा स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ पे वो एक हाइब्रिड कल्चर क्रिएट करते हैं जो कि बोथ इंडियन कल्चर और जहाँ पे वो मूव हुए हैं होस्ट सोसाइटी के ट्रेडिशन कल्चर के साथ मिल के या फिर उनके मिक्स होके एक न्यू कल्चर फॉर्म होता हुआ दिखता है। थर्ड आ जाता है हमारा नेशन स्टेट एंड सिविलाइजेशनल लिंक। अब जितनी भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं सेटलमेंट सोसाइटीज़ के थ्रू, जहाँ पे वो कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फिर से प्रमोट करते हैं। नाउ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के रिलेशन में, जहाँ पे जितनी भी सेटलमेंट सोसाइटीज़ हैं वो हाईलाइट कर रही है कि कितनी मल्टीकल्चरल इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जहाँ पे जो डायस्पोरा है उसका जो बैलेंस है एसिमिलेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो ये चैलेंजेस है मल्टीकल्चरलिज्म के रिगार्डिंग वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो चैलेंजेस हैं, लिंकेजेस हैं या फिर हाइब्रिडिटी है, मेडिएटर्स है, ये हम सोशोलॉजिकली विद द हेल्प ऑफ सोशोलॉजी स्टडीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं थ्रू सोशोलॉजिकल लेंस। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। आपको कंक्लूजन हर एक आंसर में प्रोवाइड करना, आप हेडिंग डालेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे एंड देन आप अपनी कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया जब भी हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेटलमेंट सोसाइटीज़ एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंडियन डायस्पोरा में और सिविलाइजेशनल थ्योरी में। जो ये डायस्पोरा है ये इंटीग्रेट होता है होस्ट कल्चर के साथ, जो कि सस्टेन करते हैं अपना जो प्रीवियस कल्चर है उसके साथ भी, और जो इंडियन रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है वो वेस्ट के साथ भी अपना शेयर करते हैं। अब ये जो डायनामिक इंटरैक्शन है ये शोकेस कर रहा है कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के इरा में, और हाईलाइट कर रहे हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता
करता है ग्लोबल कल्चर, ग्लोबली अपने कल्चर को शोकेस करने में और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनने में किसी भी स्पेस का, किसी भी कंट्री का, राइट। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आंसर लिखा हुआ था कि आपको भी इजीली समझ में आए। एंड प्लीज़ कमेंट मुझे करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे एक्सप्लेनेशन, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू वेरी वेरी soon with question 11 of MSOE 002. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.